नमस्कार। गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट द्वितीय विषय इतिहास का अध्ययन करेंगे। आज हमारा टॉपिक है फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद भारत में फिरोज शाह तुगलक का शासन आता है। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक दिल्ली शाही शिविर से दूर थट्टा पंजाब नामक स्थान पर 23 मार्च 1351 को किया गया था। जिस समय फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक हुआ था, उस समय उनको कई शाही अमीरों का चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी को चुनौती दे दी थी। फिरोज को उत्तराधिकारी घोषित करने के निर्णय का पहला विरोध शिविर में उपस्थित मृत सुल्तान की बहन खुदाबंदजादा ने किया था, और उसने अमीरों को कहलवाया कि मेरे पुत्र दावर मलिक के होते हुए कोई अन्य सिंहासन कैसे प्राप्त कर सकता। ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी फिरोज शाह तुगलक ने अपना प्रभाव स्थापित किया और अपने समर्थक अमीरों से कहलवाया कि अमीर मलिक दावर में योग्यता नहीं है और वह अभी तक इस योग्य नहीं है। इधर शक्तिशाली मंगोल सेना भारत पर आक्रमण करना चाहती है, इसलिए मंगोलों से बचाव के लिए फिरोज तुगलक को शासक बनाना अति आवश्यक है। इस बात पर सहमति बनी और उन्होंने अपने विरोधी अमीरों को भी संतुष्ट है वो किया था। अब हम देखते हैं राजत्व सिद्धांत। तो फिरोज का निर्वाचन मुस्लिम संवैधानिक सिद्धांत, जिसमें ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी सम्मिलित है, के निकट था। फिरोज ने अपने आप को सल्तनत का मात्र ट्रस्टी समझा था। वह खलीफा के प्रति सम्मान रखता था। खलीफा द्वारा सुल्तान को मान्यता को वो कभी नहीं भूल पाया, और उसने अपने आप को खलीफा का नायब के रूप में प्रसिद्ध करवाया। फिरोज ने अपने प्रभाव में वृद्धि करने के लिए खुतबा जो पढ़वाया था, अर्थात जब किसी शासक का राज्याभिषेक होता था तो वह अपने नाम का खुतबा पढ़वाते थे। तो उसने खुतबे में अपने सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों के नाम तोड़कर अपने आप को खिलजियों का वैधानिक उत्तराधिकारी बतलाने का प्रयास किया, ताकि उन्हें सुल्तान की वैधानिक मान्यता प्राप्त हो सके। फिरोज तुगलक के शासन का मूल उद्देश्य सांप्रदायिक राज व्यवस्था के सिद्धांत को पुनः स्थापित करना था। उसने अपने आप को केवल मुस्लिम जनता का वास्तविक शासक समझा और इस वर्ग की भौतिक और नैतिक उन्नति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहा। उसने उलमा वर्ग को सदैव प्रसन्न और संतुष्ट रखने का प्रयास किया और सैनिक वर्ग को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान कर उनके
समर्थन को प्राप्त करने में सफल रहा। फिरोज शाह न तो योग्य सेनानायक थे और न कुशल प्रशासक, फिर भी उसके शासनकाल में शांति और व्यवस्था कायम रही। उसकी सफलता का एक कारण तो अमीर और उलेमाओं का समर्थन और दूसरा कारण इस्लामी कानूनों के अनुसार संवैधानिक राजतंत्र एवं शासन व्यवस्था की स्थापना करना था। अर्थात वे मतलब राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे, अमीरों और उलमा वर्ग का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने केवल अपने आप को मुस्लिम जनता का ही वास्तविक शासक समझा था। फिरोज शाह का एक और अन्य कारण ये भी मानते हैं कि वह सामान्य शासन कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करता था और वह अपने मंत्रियों, अधिकारियों व अमीरों पर पूरा विश्वास करता था। संयोग से किसी अमीर व मंत्री ने उनके साथ कभी विश्वासघात नहीं किया और संयोग से उसे मलिक मकबूल जैसा विश्वास पात्र वजीर मिल गया और जिसने ईमानदारी और निष्ठा के साथ फिरोज और सल्तनत की है वो सेवा की थी। अब हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के काल में वजीर की शक्ति का विकास। तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक का शासन वजीर की शक्ति एवं अधिकारों का चरमोत्कर्ष काल था। सुल्तान के बाद केंद्रीय शासन का सर्वोच्च अधिकारी वजीर ही था। फिरोज ने ख्वाजा शाह को हटाकर मकबूल को राज्य के सबसे शक्तिशाली वजीर पद पर नियुक्त किया था। मकबूल एक तेलंग हिंदू था और बाद में वह मुसलमान बन गया था। वह एक अनुभवी एवं निपुण राजनीतिज्ञ था। फिरोज को उसमें इतना अधिक विश्वास था कि उसने अपने अधिकांश अधिकार वजीर को सौंप दिए थे। पाठकों को भी यह जानकर आश्चर्य हुआ था कि अपने शासन के प्रारंभिक मात्र 7 वर्षों में फिरोज केवल 13 दिन ही राजधानी में रहा था, फिर भी वजीर की योग्यता से सुचारू रूप से शासन चलता रहा। फिरोज की भांति उसका वजीर भी योग्य सेनानायक नहीं था, परंतु प्रशासनिक कार्य में वह कुशल था। उसने स्वामी भक्ति से अपना कार्य शुरू किया। यद्यपि धन संबंधी मामलों में उसकी ईमानदारी पर संदेह किया जाता है, लेकिन जब मात्र 17 वर्ष में फिरोज 13 दिन ही राजधानी में रहा था, तो भी वजीर मकबूल ने यथासंभव अच्छा शासन चलाया था। इसलिए फिरोज तुगलक को एक योग्य वजीर मिल गया था। अब उसने स्वामी भक्ति में कभी कोई कमी नहीं रखी। उसकी मृत्यु के बाद फिरोज ने मकबूल के पुत्र को अपना वजीर बनाया, जो अपने पिता से भी अधिक योग्य निकला, स्वामी भक्त निकला। फिरोज के शासनकाल में वजीर को बड़े अधिकारियों की नियुक्ति पद से हटाने का अधिकार दिया गया था और दरबार में सुल्तान से सीधी बात करने का अधिकार केवल वजीर को ही प्राप्त। अर्थात दरबार में सुल्तान से सीधी बात करने का अधिकार केवल किसको था? वजीर को था। मलिक मकबूल की स्वामी भक्ति निष्ठा को देखते हुए मलिक मकबूल की मृत्यु के बाद उसके पुत्र को नियुक्त किया और उसका पुत्र भी अपने पिता की भांति योग्य सिद्ध हुआ। वजीर के माध्यम से सुल्तान को षड्यंत्र की जानकारी मिल गई और तत्काल विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया।
भयभीत युवराज ने वजीर को मरवा डाला और वजीर की मृत्यु के साथ ही फिरोज के शासन का भी क्या हो गया था, अंत हो गया। अर्थात वजीर ने फिरोज के पुत्र के द्वारा जो षड्यंत्र किए जा रहे थे वो षड्यंत्र फिरोज को बता दिए। इससे उसका पुत्र नाराज हो गया और उसने वजीर की हत्या करवा दी और वजीर की हत्या के बाद उसने उस पर अपना अधिकार कर लिया था। अब हम देखते हैं कि जो फिरोज तुगलक था, इस फिरोज तुगलक ने कई जनहित के कार्य करवाए थे। जनहित के कार्यों में इसकी रुचि थी। जैसे अपन सबसे पहले देखते हैं राजस्व व्यवस्था के बारे में। तो मोहम्मद तुगलक की उदार दानशीलता और विफल योजनाओं और निरंतर होने वाले विद्रोहों के परिणाम स्वरूप दिल्ली का राजकोष लगभग रिक्त हो चुका था और एक साम्राज्य को चलाने के लिए राजकोष की पूर्ति आवश्यक है। और जब राजकोष रिक्त हो गया था तो उसे बढ़ने की उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी और राजस्व व्यवस्था भी शोचनीय स्थिति में पहुंच चुकी थी। उसको सुधारने की आवश्यकता थी, परंतु फिरोज जनता तथा अमीरों एवं सैनिकों को असंतुष्ट किए बिना राजस्व स्थिति को सुधारना चाहता था। उनका मानना था कि मोहम्मद तुगलक के समय में जनता पहले ही बहुत कष्ट उठा चुकी है और उसका विश्वास तथा समर्थन अर्जित करने के लिए कष्टदायक नियम लागू करना उचित नहीं होगा। अतः उसने सुल्तान बनने के बाद उन सभी तकावी ऋणों की वसूली को रद्द कर दिया जो मृत सुल्तान के शासनकाल में जनता को दिए गए। इसी प्रकार भूतपूर्व वजीर ख्वाजा जहां द्वारा अपने दावेदार शिशु सुल्तान का पक्ष मजबूत बनाने के लिए अधिकारियों तथा सैनिकों को धन वितरित किया था, उसे पुनः वसूल करने से भी मना कर दिया। सत्य यह था कि फिरोज ने अनुभव कर लिया था कि इस धन की वसूली अत्यधिक कष्टदायक सिद्ध होगी और उससे उसके प्रति विरोध और असंतोष है वो बढ़ जाएगा। अर्थात वह पहले से ही समझ चुका था, अपनी प्रजा का मन टटोल चुका था और उसने यह भी पता कर दिया था कि जो धन तकावी ऋणों के रूप में वसूला जा रहा है उससे जनता में असंतोष बढ़ेगा और उसने एक ऐसी नीति अपनाई थी जिसके तहत राजस्व विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का विश्वास जीतने के लिए फिरोज ने दो महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। कौन कौन से? पहला कदम था कि मृत सुल्तान के शासनकाल में जब प्रांतीय अधिकारी अपना हिसाब देने आते थे तो दोषी अधिकारियों पर अनुचित शारीरिक दबाव डाला जाता। मतलब प्रांतीय अधिकारी जब हिसाब देने आते और थोड़ी बहुत उसमें त्रुटि होती तो उस दोषी अधिकारी को कठोर शारीरिक दबाव डाला जाता। फिरोज तुगलक ने इस घृणित प्रथा को बंद कर दिया। इससे प्रांतीय अधिकारियों का मनोबल बढ़ा और वे बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी दबाव के वे अपना प्रभाव या कर देने के लिए दरबार में आते थे। इसके बाद दूसरा कदम था जिसमें पदाधिकारियों का वेतन बढ़ाना था। उनकी गतिविधियों की सूचना देने के लिए नियुक्त गुप्तचरों को भी हटा दिया गया था। अर्थात जो अधिकारी थे वे वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे और उनकी गतिविधियों की सूचना देने के लिए जो नियुक्त गुप्तचर थे
उनको भी हटा दिया गया था। फिरोज के चयन में उलमा वर्ग का भी सहयोग रहा था और फिरोज ये भी जानता था कि जनता की सामान्य जनता पर अब भी इस वर्ग का गहरा प्रभाव है, अतः उसने उन्हें संतुष्ट रखने का प्रयास भी किया। पूर्ववर्ती सुल्तानों के शासनकाल में उलेमाओं के जो भूमि अनुदान समाप्त कर दिए गए थे, फिरोज ने उनके उत्तराधिकारियों को वो भूमि अनुदान में वापस दी गई और उस समय के प्रमुख उलेमाओं को भूमि अनुदान में वृद्धि की गई तथा जिसके पास कोई भूमि नहीं थी उन्हें भूमि अनुदान दी गई। इससे उलमा वर्ग फिरोज का पूर्ण समर्थक हो गया। फिरोज ने अपनी उदारता से सम्मान और लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसके राज्य के आर्थिक हितों की दृष्टि से ये सब हानिप्रद हुए थे। अर्थात उसने अपने जो अधिकारी थे या उलमा वर्ग था उनको खुश करके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित करके, प्रेशर देकर अपना राजकोष बढ़ने की कोशिश है वो की थी। अब फिरोज ने अपनी आय व्यय को संतुलित बनाने की तरफ ध्यान दिया ताकि सल्तनत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ एवं विश्वसनीय बनाया जा सके। उसने ख्वाजा हाशिमुद्दीन को आदेश दिया कि वह संपूर्ण राज्य की आय का आनुमानिक विवरण तैयार करे। हिशामुद्दीन एक अनुभवी राजस्व पदाधिकारी था। उसने प्रांतों का दौरा करके राजस्व अभिलेखों की जांच करके खालसा भूमि का राजस्व 6,85,00,000 टन का वार्षिक निश्चित किया। उसे इस काम को पूरा करने में 6 वर्ष का समय लगा और इसके बाद सल्तनत को भूमि कर से मिलने वाली आय में विशेष प्रकार का परिवर्तन है वो करना नहीं पड़ा था। इसके अलावा उसने 24 प्रकार के करों को हटाया था, जिनमें मकान कर, चारागाह कर आदि उन्होंने हटा दिए थे। और फिरोज ने कुरान के नियमानुसार 4 कर लगाए थे: खराज, खम्स, जजिया और ज़कात। तो फिरोज ने इस प्रकार के छोटे बड़े 24 कर हटाकर केवल 4 कर दिए: खराज, खम्स, जजिया, ज़कात। तो इससे जनता को आसानी हुई और प्रजा नियमानुसार कर देने को राजी भी हैं वो हो गई। इसके बाद हम आगे के वीडियो में हैं वो देखेंगे।